नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या हमास अपने मकसद में कामयाब हो गया है? क्या हमास इस जंग को जीत रहा है? क्या नेतन्याहू ने बाजी जीती हुई बाजी गवा दी है? क्या जो भविष्य है आने वाले समय में फ़िलिस्तीन का, वो हमास तय करेगा? आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मैंने जब ये कहा कि क्या हमास कामयाब हो गया, तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, उनके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि मैं हमास को बेहतर बता रहा हूँ। हमास को मैं बेहतर नहीं बता रहा हूँ। जब से मैं फ़िलिस्तीन पे वीडियो बना रहा हूँ, इज़राइल पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक चीज़ एकदम स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करना। हमास ने एक बेहद हिंसक और बर्बर तरीका अपनाया, जिसमें आम लोगों की, अगर जो जानकारी हमारे पास आ रही हैं वो मैनिपुलेटेड नहीं है, तो आम लोगों की ज़िंदगियों को प्रभावित करना, बेकसूर लोगों की धार्मिक आधार पर जान लेना, ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए किसी भी तरह से हमास को माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इज़राइल करने जा रहा है वो हमास से भी बड़ा पाप है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और इज़राइल एक ऐसा देश है जिसको दुनिया के बहुत सारे लोग देश की मान्यता देते हैं। तो इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते दोनों ही स्थितियों में। लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे, ये बात होगी एक एनालिसिस के तौर पे, और दो आदमी, चाहे वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या गैरकानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बीच में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जन्म ले रही हैं, ये उनकी व्याख्या है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमास सही है और उसने हरा दिया या जिता दिया। इसको सोच के मत चलिएगा। अक्सर लोग पूरा बुद्धि अपनी चार्ज करके किसी के पक्ष या खिलाफ खड़े होके और फिर वीडियो सुनने आते हैं, उसके बाद में वो निराश होते हैं, उग्र हो जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। तो हुआ ये है कि जो नुकसान अभी का जो घटनाक्रम हो रहा है, वो घटनाक्रम आपको बता रहा है कि किस तरह से हमास ने जो कुछ किया अभी तक वो ही हो रहा है जो हमास चाहता था, और जो हमास के अपने दिमाग में रहा होगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यानी सारी बिसात जो उसने बिछाई थी, खेल उसके मुताबिक हो रहा है। एक भी सरप्राइज़ एलिमेंट अभी तक इज़राइल की तरफ से सामने नहीं आया है। नेतन्याहू ने एक भी ऐसा पैंतरा नहीं दिखाया हो जिससे कि हमास भौंचक रह गया हो। हमास ने हमला किया पूरे गाज़ा पट्टी के एक बॉर्डर पर नहीं, अगर ये उत्तरी किनारे खाली कराने तो दक्षिणी के हर तरफ इज़राइल पे उन्होंने मिसाइल छोड़ी। आपका आयरन डोम, ये वो सारा का सारा सुरक्षा तंत्र उसने एक्सपोज कर दिया। तो ये पूरी दुनिया के सामने जो इजरायली हथियार, इजरायली टेक्नोलॉजी का जो लोहा माना जाता है, और दुनिया भर की सरकारें जो उससे पैसे देकर महंगी महंगी टेक्नोलॉजी खरीदती हैं, वो सीधी सीधी एक आर्थिक चपत है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, वो टेक्नोलॉजी ज़ीरो साबित हुई है, ज़ीरो। आपका आयरन डोम रखा रह गया और आपके इलाकों में लोगों ने मिसाइलें चला दी। एक तो मकसद में वो कामयाब हो गया, दूसरा वो आपकी सीमा में घुसे, उनके लड़ाके या उनके आतंकवादी, उग्रवादी, जिसको जो भाषा शूट करती हो, और उन्होंने जो चाहा वो किया, और आपके यहाँ से लोगों को पकड़ के लेके चले गए अपने यहाँ पे। तो ये एक संदेश पूरी दुनिया को कि इज़राइल उतना फूल प्रूफ नहीं है, उतना अजय नहीं है कि उसको डिस्टर्ब ना किया जा सके, देने में कामयाब रहा। कौन रहा? हमास। तो पहली जीत तो उसकी ये हुई। दूसरी जीत होती है जो प्रतिक्रिया इज़राइल से आती है उसके ज़रिए। देखिए, इज़राइल जो है वो, उसने सबसे पहला काम क्या किया? बिजली पानी बंद कर दो गाज़ा पट्टी का। ये तो हमास ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे कुल्हाड़ी मारेंगे अपने पैर पे।
अगर आप बिजली, पानी, तेल, ईंधन बंद कर दोगे किसी इलाके का, तो पूरी दुनिया को जाहिर बात है मानवीय आधार पर आपको रोकना पड़ेगा। आपको हमास ने, अगर मान लीजिए हमास एक संगठन है, देखिए इजराइल भी कह रहा है और फिलिस्तीन भी कह रहा है। फिलिस्तीन की तरफ से आधिकारिक बयान आ रहा है कि भैया वो तो एक आतंकवादी संगठन है, उसको फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रतिनिधि ना माना जाए। तो ऐसी स्थिति में आप जो फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी में रहने वाले आम लोग हैं, जिसमें से आधे बच्चे हैं, उनको कैसे भूखा मार सकते हो, उनको कैसे प्यासा मार सकते हो और उनका ईंधन कैसे छीन सकते हो। और आखिर में हुआ क्या? हुआ ये कि आपको उनको पानी की सप्लाई खोलनी पड़ी। जीता वो, क्योंकि आप हमास पे तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। आपने तो आत्मघाती कदम उठाया और पूरी दुनिया में इजराइल की एक बर्बर छवि लोगों के सामने पहुंच गई कि ये तो बड़ा क्रूर है साहब। अस्पतालों के बिजली पानी काट देता है, बच्चों के स्कूल पे मिसाइल गिराए, बम गिराया, उसके बाद ठिठक गया, अब उसको कम करना पड़ा इसको। फिर इसने लोगों से कहा कि आप, एक लंबी सी पट्टी है गाज़ा पट्टी, नीचे आ जाओ सारे लोग, ऊपर वाला हिस्सा खाली करो, उत्तरी गाज़ा पट्टी को। क्या हुआ? फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा ये क्या तरीका है, 24 घंटे में आप कह रहे हो खाली करो, नहीं हो सकता। पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हुई है। आपने हासिल क्या किया? आपने इस पूरे हमले में देखा जाए तो जो कुछ हासिल किया हमास ने हासिल किया, और जो सबसे बड़ी चीज़ हमास ने हासिल की वो आपको दुनिया भर की सड़कों पे और सोशल मीडिया में दिख रही है। हमास अपने एक हमले से जो फिलिस्तीनी लोगों के दर्द हैं, फिलिस्तीनी लोगों का जो दमन हो रहा है, उनके इलाकों पे जो कब्जे किए गए हैं, उनको जिस तरह जेल की तरह नारकी जीवन में रखा जा रहा है, उनको घोंट दिया गया है। आप सोचिए, गाज़ा पट्टी ऐसी जगह है जहां के रहने वाले लोग, सुनने में तो लगता है फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन वहां के लोगों को उस इलाके से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। समुद्र में भी तय कर दिया गया इलाका, इतने इलाके में मछली मार के वापस आ जाइए। एक खुली जेल है जिसमें वो लोग रहते हैं, और ये इस हमले से पहले भी आपने करके रखा हुआ था। तो ये चीज़ें अभी विवर्ष में पीछे चली गई थी, इन पर कोई बात ही नहीं होती थी। भारत के इतिहास में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने जो फिलिस्तीन गए बगैर इजराइल चले गए और होके आ गए। पानी पियाए समंदर पे, गिलास वाला फ़ोटो, जिसको कुछ लोग शराब का फ़ोटो बना के जो है मोदी जी को बदनाम करने के लिए शेयर करते हैं, वो दरअसल एक ऐसा संयंत्र दिखाने ले गए थे नेतन्याहू समुंदर किनारे, जो समुद्र के पानी को इंस्टेंट पीने के पानी में बदल देता है। और वहीं पे दोनों के बीच में डील हुई है, और उसी जगह पे खड़े होकर तय हुआ कि मैं तुमसे ये खरीदूंगा, तुम चुपचाप से मुझे उसी दाम के अंदर रख के पेगासस दे देना। और उसी पेगासस से हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की, राहुल गांधी ये वो जासूसी हुई है, सबके मोबाइल में पेगासस डाला गया है। तो ये बड़ा और बहुत बड़ा एक बदलाव आया था, क्योंकि दुनिया शांत थी, फिलिस्तीन पर अत्याचारों की चर्चा बंद हो गई थी, तो इजराइल को दुनिया में फ़ायदा मिलने लग गया था। जैसा मैंने बताया कि मोदी जी जो है उनको भी वहाँ पहुँचने का मौका मिला। हालात अगर सामान्य नहीं हुए होते, परिस्थितियाँ अगर सामान्य नहीं हुई होती, तो ये संभव ही नहीं था कि मोदी जी अकेले इजराइल जाके लौटाते हैं। अब वो देखिए, हमेशा देश के इंटरेस्ट में ज़रूरी नहीं है, कभी कभी नेताओं के भी इंटरेस्ट होते हैं। और इजराइल से इस नदी जी के पीछे जब पेगासस कांड आया तो साफ हो गया कि मोदी जी के अपने इंटरेस्ट भी इसमें भरपूर हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अलावा। खैर, अब हालत ये है कि चारों तरफ से 2-3 दिन के अंदर ही इजराइल घिर गया है। हमास को और क्या चाहिए? जो बाइडन जो पहले दिन से इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, अब वो पलट गए। जो बाइडन कह रहे हैं कि गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने की कोशिश भी इजराइल ना करे, ये गलत होगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी अब गाज़ा में आप जो लैंड ऑपरेशन की करने की बात कर रहे थे, आप टैंक घुसाने की बात कर रहे थे और उसको पूरी तरफ से घेर लिया था, अब वो करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो गाज़ा में जो कुछ हुआ और फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ,
ये सब कुछ एक खास लाइन पर हो रहा है और वो लाइन खींची है हमास ने। हमास बड़े सफाई के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर सकता था इजराइल और कहाँ गलती की। हमास बड़ी सफाई से इजराइल के नेतन्याहू को धूल चटाने में कामयाब हो गया। दुनिया का प्रेशर है, मानवाधिकार के मसले हैं, वो तो हैं ही। नेतन्याहू के खिलाफ जो देश के अंदर काफ़ी विद्रोह बढ़ गया है। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि नेतन्याहू को इस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें इजराइल को नेतन्याहू के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, उनके अधीन नहीं छोड़ा जा सकता, उनके अंडर में नहीं छोड़ा जा सकता। नेतन्याहू को हटाइए। लोग सड़कों पर, फिर से बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक हार मिली है तुम्हारे नेतृत्व में इजराइल को। ये सारी चीज़ें साफ साफ हैं कि हमास जैसी कोई भी कार्रवाई करने जाएगा तो वो इतना सब तो प्लान करके चलेगा कि ऐसे 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 हमको एडवांटेज मिलेगा। इसके साथ साथ एक और मसला कि आपने ये वाला फ्रंट तो खोल ही खोला। ईरान ने भी कह दिया है कि अगर आपने गाज़ा में सिविलियन इलाकों पे हमले किए तो हमको भी इंटरवीन करना पड़ेगा और ये युद्ध बड़े इलाके में फैल जाएगा। यानी एक और जिम्मेदारी आपके सिर आ गई है कि जिस काम से आपको पूरी दुनिया रोक रही है वो काम अगर ज़बरदस्ती आप करते हो तो पूरे इलाके में अशांति फैलेगी, युद्ध होंगे, एक तरह का क्षेत्रीय युद्ध खड़ा हो जाएगा, रीजनल वॉर। इस तरह से घिरते जा रहे हैं नेतन्याहू। हमास ने जो है, हमास के नेताओं के साथ में अभी ईरान के नेता मिले हैं, लेकिन इसके साथ भी, इसके बावजूद चीज़ें उतनी सामान्य नहीं हुई हैं। आज मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो ज़्यादातर वेस्टर्न मीडिया के नहीं लेके इजराइल के अखबारों के ले रहा हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि ये पर्सपेक्टिव तो इनका, ये उनका। ये इजराइल का अपने देश का पर्सपेक्टिव, वहाँ के अखबार हैं। नेतन्याहू के खिलाफ और जो बंधक हैं उनकी रिहाई को लेकर बहुत सारे लोग इजराइल की सड़कों पे हैं, जो मैंने बताया, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब आप हट जाइए। नेतन्याहू भी डेस्परेशन में है, परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो बार बार कभी कहीं फ़ोन करते हैं, कभी कहीं फ़ोन करते हैं। बाइडन से कह रहे हैं कि भाई एक सॉलिडरिटी विजिट कर लो, बस हमारे यहाँ आ जाओ एक बार, ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और ये सॉलिडरिटी विजिट करने का मतलब ये है कि हम ये बताएं कि आप जो है वो हमारे साथ खड़े हो, ये बताने के लिए आप हमारे घर आ जाओ। आप हमारे घर आओगे तो लोगों को लगेगा कि आप हमारे साथ खड़े हो। उधर खबर यह है कि अंदर खाते कि बाइडन को नेतन्याहू मना कर चुके हैं कि भैया हम तो घुसेंगे ही घुसेंगे गाजा में। मैं भी आऊँगा, आपको बताऊँगा कि इजराइल गलती क्या कर रहा है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इस बीच में एक खबर और ऐड कर रहा हूँ। मैंने कल आपको जो है वो, जो कल के वीडियो में बताया था कि किस तरह से सारी परिस्थितियाँ हैं, उसके बीच में एक जानकारी और आ रही है। वो परिस्थितियाँ जिनमें कि ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, वो मैंने आपको बताया किस तरह से उलझी हुई हैं। नेतन्याहू 1 महीने पहले अमेरिका गए थे। अमेरिका जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करके आते हैं। 1 महीने पहले, 1 महीने बाद ये सब होता है। मैं आपको अलग अलग वीडियो बता चुका हूँ कि नेतन्याहू जो हैं वो और हमास के इंटरेस्ट आपस में कैसे मिलते हैं। अब ये जो विजिट है, ये कहानी चारों तरफ से जुड़ती है, सब जगह मिलती है। ये कहानी वहाँ भी जुड़ती है और मिलती है जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमास को बढ़ावा देने वाले नेतन्याहू ही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हमास नेतन्याहू के लिए संकट मोचन बन के सामने आने की कोशिश कर रहा था? लेकिन बहरहाल जो गलतियां की हैं उस पर आ जाएं। जीत तो हमास रहा है। कौन सी वार? एक नैतिक लड़ाई। पूरी दुनिया में आज फ़िलिस्तीन की बातचीत हो रही है ना, हमास के हमले के कारण हो रही है। हमास विलेन है तो सब कह रहे हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के लोग इंसान हैं और उनके लिए विलेन बन रहा है इजराइल।
ये तो यहूदी भी कह रहे हैं। अमेरिका में एक प्रोटेस्ट का वीडियो आया है, मैं लगा दूंगा भी, जिसमें बड़ी संख्या में यहूदी सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये नरसंहार है और भगवान के लिए हम यहूदियों के नाम पे ये काम मत कीजिए। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ न्यूयॉर्क की सड़कों में। In an open air prison where 2.2 million people live, almost half of whom are children. They are now without food and water and electricity and fuel, and they are being bombed. They are being rained down on with white phosphorus. They are trapped. This is genocide. This is genocide. As Jewish New Yorkers, we are here to say, not in our names. तो क्या कर सकते थे नेतन्याहू? नेतन्याहू को दुनिया के जो सेट तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए था। हमास को तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो आप मासूमों को मार के फ्रस्ट्रेशन निकाल के उनके ऊपर हमला करके अपने लोगों की नज़र में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो तो आप बने नहीं। और दूसरी दिक्कत ये है कि गाज़ा पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं या वेस्ट बैंक में रहने वाले वो लोग जो लोग हैं, उनके साथ जो रवैया रहा है, जो व्यवहार रहा है आपका, आपने उनके साथ में एक भी तरह का कोई आपने समझौता तो कर लिया, लेकिन पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप नहीं बना पाए। तो वो जो लोग हैं, आपका हमदर्द पूरे फ़िलिस्तीन में एक भी नहीं है, आपका हमदर्द पूरे गाज़ा पट्टी पे एक भी नहीं है। तो वहाँ अगर कुछ भी हो रहा है तो वो गतिविधियाँ आपको पता चलती नहीं हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहला बयान नेतन्याहू की तरफ से ये आना चाहिए था कि फ़िलिस्तीन के आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमला आपके ऊपर नहीं है, हम आपको हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। हमारा टारगेट हमास है, जिसने हमारे मासूम बच्चों को, हमारी महिलाओं को और हमारे यहाँ के नागरिकों को किडनैप करके रखा है। आप हमें उन लोगों के साथ में उनको सज़ा दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए, जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सहयोग कीजिए। लेकिन ये कहने के लिए मुंह होना चाहिए। आपने कभी भी लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाए ही नहीं, तो इस वजह से कोई आप पे विश्वास भी नहीं करता है। और आप जो कर रहे हैं ना, ये करने से आप सिर्फ एक बड़ा काम और कर रहे हैं, पूरे गाज़ा को हमास के साथ धकेल रहे हैं कि तुम हमास के साथ खड़े हो। क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें उनके लिए कोई भी अगर हिमायती है, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, वो हमास ही है। आप मुझे बताइए, आप गाज़ा पट्टी में रहते हैं और आपके ऊपर मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत दर मुसीबत आ रही है, आपको एक जेल में कैद कर दिया गया है, बड़ी सी जेल में। करीब 20 लाख लोग हैं जिनको आपने खुली जेल में बंद कर रखा है। एकमात्र हवाई पट्टी होती थी गाज़ा पट्टी में, उसको आपने बम से उड़ा दिया। उनके पास कोई रास्ता नहीं निकलने का। अभी जब आप इतना जुल्म सितम कर रहे हैं तो वो लोग कोशिश करें इजिप्ट की तरफ चले जाएं। इजिप्ट रास्ता खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजिप्ट को 2 खतरे हैं। एक खतरा तो ये है कि ये घुस गए तो जम के बैठ जाएंगे और वहाँ पे हमास का अड्डा बन गया। अगर हमास का केंद्र बन गया तो ये एक इज़राइल के लिए बहाना होगा और फिर वो दोबारा से सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा करके, जिसके बारे में कल आपको बताया था, बैठ जाएगा और फिर पहुंच जाएगा वहीं स्वेज नहर तक। तो इसलिए किसी भी तरह से इजिप्ट बुलाना नहीं चाहता इनको। दूसरी चीज़, इजिप्ट को फ़ायदा ये भी है कि अगर इसके किनारे पे, गाज़ा पट्टी के किनारे पे कुछ लोग बस जाते हैं, वो लोग एक तरह का कुशनिंग का काम करेंगे कि इज़राइल की तरफ से, दूसरी तरफ से अगर कुछ होता है तो लड़ने के लिए कुछ लोग होंगे। लेकिन जो भी है, अभी वहाँ भी जाने की इनको इजाज़त नहीं मिल रही है, घिर गए। और दूसरी तरफ से दिक्कत इसकी बहुत बड़ी ये हो गई कि इसने अपने दोनों तीनों तरफ से मोर्चे खोल लिए हैं। जिस लेबनान के बॉर्डर पे आपने जाके, जिस लेबनान को आपने तबाह किया था, वो भी अब
खुल के खड़ा हो गया। आपके ऊपर मिसाइल छोड़ी है उसने हमास के साथ दोस्ती जाहिर करने के लिए, और नतीजा ये हुआ है कि वहाँ के बॉर्डर के इलाकों को आपको खाली कराना पड़ा है। 2 बॉर्डर खुल गए हैं। तो नेतन्याहू को क्या मिला इस पूरे घटनाक्रम में? नेतन्याहू को सिवा इसके कुछ नहीं मिला कि 2 शब्द अमेरिका ने उसके पक्ष में बोल दिए हैं, और उसकी जो हालत है, देश दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे उसके खिलाफ प्रदर्शन ना हो रहा हो। उसके पक्ष में प्रदर्शन करने वाले अनोखे लाल कुछ भारत में मिल जाएंगे आपको, बाकी दुनिया में कहीं नहीं हो रहे हैं। इजराइलियों ने फ़िलिस्तीनियों के साथ में जिस तरह के जुल्म सितम किए हैं उन पे फिर से चर्चा हो गई है, फिर से इतिहास आना शुरू हो गया है। फिर से पता चल गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने ये तो कहा था कि वहाँ पर एक यहूदियों का देश बना देना चाहिए, लेकिन ये प्रस्ताव भर आया था कि इजराइल ने वहाँ पे देश घोषित कर दिया। अतिक्रमणकारी के तौर पे आपका इतिहास सामने आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर नई सिरे से कुल मिला के कोई किसी के पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि हमास ने एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है, और आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल जब भी इस इलाके के बारे में बात होगी, इजराइल के फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार का जिक्र होगा। ये नैरेटिव एक सेट कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये काम एक ऐसे संगठन द्वारा हो रहा है और ऐसे उसका काम करने का तरीका है जिसके साथ में कभी भी सहानुभूति नहीं रखी जा सकती। लेकिन ये आतंक की डिप्लोमेसी का अनूठा उदाहरण है कि भयंकर पाप करते हुए भी आपने सारे नैरेटिव को अपनी तरफ मोड़ लिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आधी से ज़्यादा लड़ाई कैसे हमास जीत चुका है, और आने वाले समय में भी इजराइल को अपना स्टांस माइल्ड करना ही पड़ेगा। वो ज़्यादा उग्र नहीं हो सकता। उसको कमांडो ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे, उसको हो सकता है कि कुछ गुरिल्ला ऑपरेशंस चलाने पड़ें हमास के लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो भी पकड़ना इसलिए मुश्किल होगा कि उस पूरे इलाके में कोई आपको एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। आपसे लोग नफ़रत करते हैं, तो आपके लिए जासूसी कौन करेगा? कौन बताएगा कि कहाँ पे हमास का कौन लड़ाका छिपा हुआ है? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।